नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर PS बिंद्रा, जो माताश्री नेत्रालय में वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक एवं लेजर एवं फेको विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर बिंद्रा, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे आधुनिक लेंस के साथ मोतियाबिंद की सर्जरी के बारे में, जिसके बारे में जानकारी देंगे वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर PS बिंद्रा। साथ ही अगर आपकी भी आंखों से जुड़ी कोई समस्या है तो हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब डॉक्टर PS बिंद्रा से जान सकते हैं। कार्यक्रम के बाद भी आप डॉक्टर बिंद्रा से सलाह ले सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बिंद्रा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये मोतियाबिंद होता क्या है और ये कैसे होता है? हाँ, मोतियाबिंद अपनी आँख के अंदर एक नेचुरल लेंस होता है जो इस तरह से होता है, और ये जो लेंस होता है ये आँख का स्ट्रक्चर होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये पूरा का पूरा इस टाइप से इसके अंदर ओपेसिटी आ जाती है या ये धुंधला होने लगता है। जब ये धुंधला हो जाता है तो इसमें रोशनी रुकने लगती है यहाँ पर, और मोतियाबिंद, इसी को मोतियाबिंद कहा जाता है। ये हमारी आँख का नेचुरल स्ट्रक्चर है, कुदरती जो बना हुआ बनावट आँख की ऐसी है। जब ये इस टाइप से लेंस जो है ओपेसिटी हो जाने के कारण ये लेंस फिर काम नहीं करते, तो इस लेंस को, जो आँख का नेचुरल लेंस है, जब पूरा ख़राब हो जाता है या इसके अंदर धुंधलापन आ जाता है, इसको निकाल कर दूसरा लेंस आँख के अंदर लगा दिया जाता है। यही पूरा प्रोसीजर होता है और इसी को कृत्रिम लेंस प्रत्यारोपण या IOL इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन कहा जाता है। ये आज के समय में सबसे उन्नत और सबसे एडवांस टेक्निक है जो कि आजकल सभी जगह उपलब्ध है। ठीक है डॉक्टर बिंद्रा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद लगने वाले लेंसेज का चयन किस आधार पर करना चाहिए, किस बेसिस पर किया जाता है, ये भी बताएं हमें। लेंसेज का चयन करने से पहले जब पेशेंट को काउंसिल किया जाता है या उन्हें सलाह दी जाती है तो पेशेंट की उम्र क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है और पेशेंट की ज़रूरत क्या है। अगर एक पेशेंट फार्मर है और एक पेशेंट टेक्निकली स्क्रीन पर काम करने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो इन दोनों के लिए लेंस की चॉइस अलग हो जाएगी। और अगर यही हाउसवाइफ है और अगर बच्चे हैं छोटे, तो हर एज के लिए उसकी रिक्वायरमेंट, उसके जॉब प्रोफाइल, उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ द विज़न, उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है कि हम कौन सा लेंस सेलेक्ट करें मरीज के लिए। ठीक है डॉक्टर बिंद्रा, मैं अगले सवाल की तरफ आऊं उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज हैं जो इटारसी से हैं। पंकज, आप अपना सवाल कर सकते हैं डॉक्टर से। जी सर। जी पूछिए। सर, मेरी वाइफ है रोशनी दुबे जी सर, लगभग 33 साल की एज है सर। उनको -8 और -10 का चश्मा लगता है। जी जी तो सर उनके लिए लेंस डलवाना है आँख में। जी। अब उसमें लेंस तो डलवाया जा सकता है, परंतु एक चॉइस और भी रहती है। -10 के नीचे वाले पेशेंट के लिए आप लेसिक ऑपरेशन भी करा सकते हैं, लेसिक लेज़र ऑपरेशन बोलते हैं, वो भी कराया जा सकता है। पेशेंट की जांच के बाद उनकी आँखों के हिसाब से उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, इस पर निर्भर करेगा कि उस पेशेंट को क्या ज़्यादा सूट करेगा। तो एक बार आप समय निकालें, उनकी पूरी जांच कराएं, रेटिना टेस्ट कराएं, उसके बाद जो उचित सलाह होगी, जो उपयुक्त सलाह होगी, उनको वो दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो अगले सवाल की तरफ आऊंगा। डॉक्टर बिंद्रा, ये बताएं हमें आप कि बच्चों, युवाओं और औरतों में किस तरह के लेंस लगाए जाते हैं? अब ये जो लेंस होते हैं, कृत्रिम लेंस प्रत्यारोपण जो होता है, ये जीवन में एक ही बार होता है, इसको बार बार बदल नहीं सकते। और बच्चे जो होते हैं कम उम्र के होते हैं, लंबे समय तक यही लेंस काम करें, इसलिए अच्छी क्वालिटी का लेंस, जो हाइड्रोफोबिक लेंस कहा जाता है, वो डालने से ये लेंस लंबे समय तक कारगर रहते हैं, सहूलियत रहती है और लंबी उम्र तक बच्चों के लिए ये लेंस काम करते रहते हैं। और चूँकि बच्चों का लाइफ स्पैन ये मान के चलें अगर 60 साल 70 साल है, और अगर 10 से 15 साल के बच्चे को लेंस प्रत्यारोपण हो रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे उस लेंस को कम से कम
50 साल तक अपनी सर्विसेज या अपनी सारी देना चाहिए, देखने के लिए मददगार होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर बिंद्रा, एक कॉलर हैं हमारे साथ, मोहम्मद हैं जो रायपुर से हैं। मोहम्मद जी, आप सवाल कर सकते हैं अपना डॉक्टर से। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब मैं पूछ रहा था, मेरी उम्र है 52 की जी। मेरी आंख में एक साइड में हल्का सा मोतियाबिंद का झलक है और एक आंख ठीक है। जी जी। तो ये मैं एक नेत्रम करके एक ऑयल आई है, उसको लगा सकता हूँ क्या? नेत्रम करके एक छोटी सी ऑयल आई है नेत्रम करके। नहीं, ऑयल तो कोई किसी भी तरह से ऑयल टाइप की है वो। जी, ये जो नेत्रम ऑयल जो है वो किसी तरह से मोतियाबिंद को वापस नहीं करेगा। वो मोतियाबिंद शरीर में बनने वाला जो कुदरती लेंस है उसका नेचर चेंज हो जाता है। उसका एक ही उपचार है, उस लेंस को हटा के दूसरा नया लेंस डाला जाए। किसी ऑयल या किसी ड्रॉप से मोतियाबिंद जाता नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा सा लगाता हूँ उसको जी। वो मेरे को जलन होती है, पानी निकलता है आंख से नहीं, और थोड़ी सी क्लियरनेस लगती है। हाँ, नहीं, कोई भी ड्रॉप अगर डालते हैं तो थोड़ी देर का इरिटेशन और जलन होना एक स्वाभाविक बात है, परंतु किसी भी ड्रॉप ऑयल या किसी चीज़ से आपका ये मोतियाबिंद जाएगा नहीं। मोतियाबिंद के तो पूरी जांच करके, पर्दों की जांच करके उसका ऑपरेशन ही ये उसका एक उपचार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बिंद्रा, हमें बताएं आप कि क्या कुछ ऐसे लेंस आते हैं जिससे पास और दूर के काम या कंप्यूटर का उपयोग करने पर चश्मे की आवश्यकता ना हो? आजकल जो रीसेंट एडवांसमेंट हुआ है लेंस के क्षेत्र में, वो पहले तो एक ही तरह के लेंस आते थे जिसमें सिर्फ हम दूर का देख पाते थे और पास का देखने के लिए हमें चश्मे पे निर्भरता करनी पड़ती थी। आजकल मल्टीफोकल लेंसेज आ गए हैं और ज़्यादा एडवांसमेंट की तरफ चलते हैं तो ट्राईफोकल लेंसेज अवेलेबल हैं। ये ट्राईफोकल लेंस में दूर का भी दिखता है, पास का भी दिखता है और इंटरमीडिएट विज़न, जो बीच का विज़न जो कंप्यूटर यूज़र्स को ज़रूरत होता है वो भी दिखता है। इसको ट्राईफोकल लेंस कहा जाता है। और इसके बाद एक और लेंस आए हैं जिसको ईडॉफ लेंस कहा जाता है, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज। ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये लेंसेज में दूर का पूरा दिखता है और इंटरमीडिएट विज़न के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आजकल जो लोग बहुत ज़्यादा जानकार हैं, जागरूक हैं और अवेयर हैं अपनी साइट को लेकर, उन सबको मालूम है कि ये लेंसेज अवेलेबल हैं। थोड़ा सा कॉस्ट डिफरेंस होता है, ये लेंस हल्के कॉस्टली होते हैं, पर एक बार डालने के बाद जो सुविधा देखने में इनसे मिलती है उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। ठीक है डॉक्टर बिंद्रा, जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन की प्रोसेस होती है वो समझना चाहेंगे आपसे। मोतियाबिंद के अंदर जो लेंस, कुदरती लेंस होता है आँख के अंदर, जो इस शेप का होता है, इस शेप का लेंस होता है। ऐसा ही कृत्रिम लेंस आता है जिसको IOL बोलते हैं, इंट्राऑकुलर लेंस। इस लेंस को निकालकर आँख से दूसरा जो आर्टिफिशियल लेंस होता है उसको इसी में आँख में अपनी जगह पर रख दिया जाता है। तो यह जो लेंस है, ये लेंसेज के तरीके होते हैं और अलग अलग लेंस हैं। इसकी एक निश्चित जगह होती है जहाँ पर जो लेंस में धुंधलापन आने से मोतियाबिंद हुआ है, मोतिया वाले लेंस को निकालकर नया लेंस लगा दिया जाता है और आँख फिर से पूरी तरह से देखने लगती है। ठीक है डॉक्टर बिंद्रा, ऑपरेशन के बाद क्या कुछ टाइम के लिए आप पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं या तुरंत ही उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है? नहीं, आजकल तो बिना टाँके का ऑपरेशन होता है, फेको एमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये रीसेंट टेक्निक है। इसमें पेशेंट को तुरंत ही छुट्टी, 1 घंटे बाद छुट्टी कर दी जाती है और निगरानी में पेशेंट को कम से कम 1 महीने तक पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है और चश्मे का फाइनल नंबर 10 दिन बाद दे दिया जाता है, जो कि पहले पुरानी पद्धति में 1.5 से 2 महीने बाद दिया जाता था। आजकल 7 से 10 दिन में दे दिया जाता है। ठीक है डॉक्टर बिंद्रा, पर्दे की नस की लाइट पकड़ने की क्षमता क्या होती है और इसमें कैसे लेंस के चयन में फर्क पड़ता है, ये भी जो बताइए। पर्दे की नस कहा जाता है, ऑप्टिक नर्व को बोलचाल की भाषा में पर्दे की नस कहा जाता है। तो ये जो ऑप्टिक नर्व होती है ये हमारा ब्रेन का पार्ट होता है, दिमाग का हिस्सा होता है, जो जाके दिमाग से जुड़ती है और देखने का सारा काम यही नस के द्वारा होता है। पर्दे रेटिना और ऑप्टिक नर्व के द्वारा होता है। अगर किसी मरीज में
रेटिना की बीमारी या ऑप्टिक नर्व की बीमारी हो जिससे ये नस या पर्दे कमज़ोर हो गए हों, उस स्थिति में अगर पेशेंट को कृत्रिम लेंस प्रत्यारोपण किया भी जाए, लेंस डाल भी दिया जाए, तो भी चूँकि पर्दे और नस कमज़ोर हैं, इस वजह से रोशनी कम आती है या बहुत नहीं के बराबर आती है। इसीलिए ऑपरेशन से पहले पर्दे की जांच, नस की जांच, ये सारा कराना ज़रूरी होता है ताकि हमें ये मालूम रहे कि ऑपरेशन के बाद रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। डॉक्टर बिंद्रा, मोतियाबिंद की समस्या एक आम समस्या होती जा रही है और हम देख रहे हैं कि हर एक तीसरे आदमी को ये समस्या है, तो वो जानना चाहेंगे आपसे आखिर ऐसा होता क्यों है? मोतियाबिंद जो है ये प्रायः उम्र के साथ होने वाले बदलाव हैं। जो हमारा शरीर का जो लेंस है, कुदरती लेंस जो आया हुआ है हमारी आँख में रहता है, वह प्रोटीन का बना होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये प्रोटीन जो है इसका नेचर चेंज हो जाता है और ये प्रोटीन ओपेसिफिकेशन की तरफ जाने लगता है और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार हेरिडिटरी फंक्शन होता है, जेनेटिकली कुछ होता है। दूसरा, जो लोग अल्ट्रावायलेट रेस में या बाहर बहुत ज़्यादा काम करते हैं उनको भी ये प्रोटीन का नेचुरेशन होता है। तीसरा, जिनकी डाइट डेफिशिएंस होती है उन पेशेंट्स में भी, उन लोगों में जहाँ पर खान पान की समस्या रहती है, जहाँ कुपोषित बच्चे या कुपोषित लोग होते हैं, वहाँ पर भी ये मोतियाबिंद जल्दी देखने को मिलता है। प्रायः ये उम्र के साथ होने वाले बदलाव है, जैसे बालों का सफ़ेद होना, चमड़ी में झुर्रियाँ आना, उसी प्रकार से आँख के अंदर जो सबसे साधारण बदलाव है वह मोतियाबिंद के रूप में दिखता है। ठीक है डॉक्टर बिंद्रा, आपने कहा कि एक एज के बाद ये समस्या लोगों में आती है, लेकिन हमने कई बार देखा है कि ऐसे कई छोटे बच्चे होते हैं जिनमें ये समस्या आ जाती है, उसकी वजह क्या होती है? छोटे बच्चों में मोतियाबिंद आना, जिसको जन्मजात मोतियाबिंद या कंजेनिटल मोतियाबिंद कहा जाता है, उसमें या तो बच्चा जब जन्म ले रहा होता है, पेट में जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस कंडीशन में माता को कोई, उनकी मदर को कोई बीमारी रही हो या खान पान में कोई कमी रही हो या कोई फीवर वगैरह आ गया हो जैसे रूबेला वगैरह, इस टाइप की कंडीशन का इफ़ेक्ट भी आँख के डेवलपमेंट के समय पड़ता है। दूसरा, कुपोषित बच्चों में मोतियाबिंद ज़्यादा होता है, विटामिन ए की कमी से परेशानी बनती है और कई बार फैमिली के अंदर कंजेनिटल मोतियाबिंद एक निश्चित उम्र में सभी बच्चों को मोतियाबिंद देखने को मिल सकता है। ये कुछ परिवारों में होता है, ये बहुत कॉमन बात नहीं है, कुछ रेयर केसेस में ऐसा भी मिलता है देखने को। ठीक है डॉक्टर बिंद्रा, जो बीमारियां होती हैं जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ हों, बीपी के मरीज़ हों, तो वो मरीज़ अपने लेंस के चयन में क्या सावधानियां रख सकते हैं, क्या उनको सावधानियां रखनी चाहिए, ये भी बताएं हमें। डायबिटीज़ वाले मरीजों में अगर डायबिटीज़ कंट्रोल ना रखी जाए तो आगे जाकर पर्दों पर खून के धब्बे आना और पर्दे कमज़ोर होना या रेटिना वीक होने की कंडीशन रहती है और कई बार उसमें रेटिना की सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे मरीजों के लिए हाइड्रोफोबिक लेंस हमेशा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि इसमें ऑपरेशन के बाद झिल्ली भी नहीं पड़ती है और इन लेंसेज की ड्यूरेबिलिटी और लाइफ ज़्यादा होती है और अगर कोई प्रोसीजर करना भी पड़ता है तो ये लेंस उसमें साथ देते हैं। ठीक है डॉक्टर बिंद्रा, डेली रूटीन हम सबका अलग अलग होता है, सबकी ज़रूरतें भी अलग अलग होती हैं, तो ऐसे में लेंस के चयन में इन सब बातों का ध्यान कैसे रखा जाए, ये बताएं हमें। अब लेंस में यह देखना है कि एक बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन जो है, जिसको बहुत ज़्यादा बारीक काम है, तकनीकी काम है, टेबल वर्क है, कंप्यूटर वर्क है, लिखा पढ़ी का काम है, उनके लिए हम चाहेंगे कि उनको लेंस ऐसा मिले जो दूर, पास और बारीक तीनों काम के लिए, इंटरमीडिएट विज़न, नियर और दूर, तीनों के अंदर वो काम दे सके। दूसरा, अगर कोई फार्मर है, किसान आदमी है जिसको लेंस डालना है और उसकी एक्टिविटी जो होती है मोस्टली बाहर जाना है, खेत में अपना देखना है, कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता, उनके लिए मोनोफोकल लेंस सूटेबल रहता है। अगर कोई पेशेंट है जो ड्राइवर है और उसके लिए अगर हम चाहते हैं जो लेंस डालें, उसके लिए हम ईडॉफ लेंस जो आते हैं, नए लेंस निकले हैं, उसमें डिस्टेंट विज़न 100% मिलता है और इंटरमीडिएट विज़न काफ़ी अच्छा मिलता है और काफ़ी हद तक पास का भी दिख जाता है। तो इसलिए पेशेंट की एज, पेशेंट की रिक्वायरमेंट, उसकी ज़रूरत, इन सब बातों से लेंस का चयन करना उपयुक्त होगा।
ठीक है डॉक्टर साहब, एक अगले कॉलर है हमारे साथ, मुजाहिद सिद्दीकी भोपाल से हैं। मुजाहिद जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं डॉक्टर से। हेलो जी मुजाहिद जी, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर से अपना, पूछिए क्या पूछना है आपको। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं मुजाहिद सिद्दीकी बोल रहा हूँ माता मंदिर से। आपकी क्लिनिक माता मंदिर संजय कॉम्प्लेक्स में आपकी क्लिनिक। जी नमस्कार करता हूँ मैं जी आपको। नमस्कार नमस्कार सर जी मुजाहिद जी, पूछिए सवाल, क्या समस्या है आपको। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरी उम्र 40 साल है। मेरी आंखों में क्या है कि जब कभी शाम के टाइम थोड़ा सा पानी टाइप का निकलता है सुबह और शाम को, जी। तो इसके लिए मैं क्या ट्रीटमेंट करूं या फिर क्या ऐसी कोई बाकी सब दिखता सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूर का पास दिखता है, पास का दूर दिखता है, कोई दिक्कत नहीं आती। जी जी, तो इसके लिए आपको जो अगर कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं आप? नहीं सर, मैं मोबाइल कब तक कंप्यूटर सर में चलाता ही नहीं सर मैं। अच्छा ठीक है, तो इसके लिए आपका लुब्रिकेंट ड्रॉप आते हैं आँख में डालने के, वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो लुब्रिकेंट ड्रॉप्स आप उसमें माता मंदिर क्लिनिक पे ही डॉक्टर विनायक सर मिल जाएंगे आपको, वो लिख देंगे, मैं बता दूंगा उनको। जी सर, जी सर। ठीक है, आप उनसे कल सुबह मिल लीजिएगा। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। जी जी नमस्कार। ठीक है डॉक्टर साहब, अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ। बात लेंस की हो रही है सर, तो लेंस की कीमत कितनी होती है और जो कैंप में लेंस लगाए जाते हैं और बाकी लेंस में क्या फ़र्क होता है, ये समझाएं हमें। कैंप में जो लेंस लगाए जाते हैं वो बेसिक लेंस लगाए जाते हैं और वो मोस्टली PMMA मटेरियल के लेंस होते हैं। उनकी कीमत काफ़ी कम होती है और इसीलिए उनका पैकेज भी कम होता है। जो लेंसेज का पैकेज मल्टीफोकल होता है या ट्राईफोकल होता है या EDOF लेंसेज होते हैं, ये महंगे लेंसेज होते हैं क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजिकली और जो मटेरियल यूज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज़ होता है। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, क्वालिटी ऑफ मटेरियल और इसके अंदर इसकी लॉन्गेविटी कितनी रहेगी, उस सब बातों पे निर्भर करता है ये सब बातें। और जो लेंसेज मोनोफोकल आते हैं वो काफ़ी कम कीमत में हो जाते हैं। इसमें लेंसेज कुछ इंडियन ब्रांड के लेंसेज भी होते हैं, कुछ बाहर के इंपोर्टेड लेंसेज होते हैं, इसलिए कीमत का फ़र्क होता है। और पेशेंट की रिक्वायरमेंट, ज़रूरत के हिसाब से उसकी आंखें क्या सूट करेगा, ज़रूरी नहीं कि महंगा लेंस हर पेशेंट को सूट करे। इम्पॉर्टेंट ये बात होती है कि उस पेशेंट की ज़रूरत क्या है और ज़रूरत के हिसाब से ही पैसा खर्च किया जाए और इसमें बिना किसी बात के अननेसेसरी ओवर एक्सपेंस नहीं करना है, ज़्यादा खर्च नहीं करना है। पहले ज़रूरत देखी जाए, उसके बाद लेंस का चयन किया जाए, ये सबसे अच्छी सलाह रहती है। बिल्कुल ठीक बात कही डॉक्टर साहब आपने। एक अगले कॉलर हैं जंग बहादुर गुना से। जंग बहादुर जी, आप सवाल कर सकते हैं अपना डॉक्टर से, क्या समस्या है आपको। हेलो जी सवाल पूछिए अपना। हाँ, मैं रिटायर कर्मचारी हूँ, 70 साल उम्र है। एक आंख में मोतियाबिंद है और जी। डायबिटीज पेशेंट हूँ। जी शुगर मेरी 72, मतलब फास्टिंग 200 और वैसी 250 करीब रहती है। जी सभी डॉक्टर ने ऑपरेशन करने, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने से मना कर दिया। जी, तो क्या ऑपरेशन संभव है? ऑपरेशन ज़रूर संभव है। डायबिटीज़ वाले मरीजों में ऑपरेशन मना नहीं होता, परंतु शुगर पहले कंट्रोल करना ज़रूरी है। जो पेशेंट अनकंट्रोल्ड शुगर में ऑपरेशन करते हैं, उन मरीजों में इन्फेक्शन का एक खतरा रहता है। इसलिए शुगर को पहले कंट्रोल करेंगे, फिर आपका ऑपरेशन किया जाएगा और उसमें कामयाबी अच्छी मिलेगी, आप अच्छा देख पाएंगे। चलिए ठीक है डॉक्टर बिंद्रा, अगले सवाल की तरफ आता हूं मैं जी। कि क्या लेंस समय के पहले खराब हो जाते हैं, समय के साथ खराब हो जाते हैं और इन्हें बदलना पड़ता है क्या, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। ये लेंस एक ही बार डलते हैं, ये प्रत्यारोपण बार बार नहीं हो सकता। लेंस जो ट्रांसफ़र बदल नहीं सकते लेंस को। ये लेंस जो हाइड्रोफिलिक लेंस होते हैं, उनमें थोड़े समय बाद आँखों पे लेंस के पीछे के हिस्से में कुछ झिल्ली बन जाती है या सेल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। ये समस्या हाइड्रोफिलिक लेंसेज में ज़्यादा होती है, इसलिए इनको हाइड्रोफोबिक लेंस अगर डालेंगे तो ये समस्या भी काफ़ी कम हो जाती है। अगर किसी मरीज में ये समस्या झिल्ली बनने की आ भी जाती है तो लेज़र द्वारा इसको क्लीन करके ठीक किया जाता है। बिल्कुल
डॉक्टर बिंद्रा, ऑपरेशन के बाद मरीज का जो विजन होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन हमने देखा है ऑपरेशन के बाद कभी कभी कम भी हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह दो कारणों से हो सकती है। या तो रेटिना में उम्र के साथ बदलाव आ जाते हैं, या ऑप्टिक नर्व में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, या लेंस के पीछे झिल्ली बनने के कारण, जिसको पीसीओ बोलते हैं, वो बनने के कारण भी रोशनी में बदलाव आते हैं। एक आदर्श तरीके से ऑपरेशन के मरीज को ऑपरेशन के बाद हर 6 महीने में अपनी आँखों के लेंस की पोजीशन और रेटिना, इन दोनों चीज़ों की जांच हर 6 महीने में कराते रहना चाहिए। उससे अगर कोई बीमारी आ भी रही है, उसको प्रारंभिक अवस्था में वहीं रोक सकते हैं या उसका उपचार और निदान किया जा सकता है। डॉक्टर बिंद्रा, ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि जो ऑपरेशन होता है वो क्या उसकी एज होती है कि एक एज के बाद ऑपरेशन नहीं किया जा सकता पेशेंट का, ये भी जानना चाहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मोतियाबिंद तो किसी भी एज में है, उसको हटाना ही उसका उपचार है। हमारे सेंटर पे 105 वर्ष की माता जी का ऑपरेशन किया हुआ है और बढ़िया देख रही हैं, बिल्कुल नहीं दिखता था। तो 105 तक की तो एज तक का ऑपरेशन हुआ है, तो इसलिए कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि उसमें हटाना है, मोतियाबिंद को हटाना ही उसका उपचार है और कोई उपचार है ही नहीं उसका। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या ऑपरेशन ही इसका एकमात्र विकल्प है इस बीमारी को खत्म करने का, या फिर दवाइयों के जरिए भी ये समस्या खत्म हो सकती है? नहीं, ये भ्रांति बहुत से लोगों में है, ये देखने को कि हम ये दवा ले लेते हैं, ये आयुर्वेदिक दवा ले लेते हैं, और कई दवाएं मार्केट में प्रचलित भी हैं। काफ़ी लोग अपने सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर इन दवाइयों का उपयोग भी कर रहे हैं, परंतु कोई भी दवा आज की डेट तक मोतियाबिंद रोकने के लिए कारगर नहीं है। मोतिया अगर बनता है, मोतियाबिंद आने के बाद, कैटरेक्ट होने के बाद ऑपरेशन ही इसका उपचार है। ठीक है डॉक्टर बिंद्रा, अब आपके हॉस्पिटल के बारे में जानना चाहूँगा मैं कि आपके हॉस्पिटल में जो मरीज़ हैं, पेशेंट हैं, उनको क्या आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं आप? हमारा हॉस्पिटल जो है माता श्री नेत्रालय 84 से कार्यरत है, सेवारत है, और 84 से आज ये 37वां साल है हमारी सेवा का। माता श्री हॉस्पिटल में ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कॉर्निया, रेटिना, कॉर्निया के लिए डॉक्टर प्रीति बिंद्रा, रेटिना में डॉक्टर चावीर बिंद्रा, ग्लूकोमा के लिए डॉक्टर विनायक सर, ये सारे लोग हैं। और रेटिना के लिए एक डॉक्टर संजय भी आते हैं दिल्ली से, वो भी रेटिना देखते हैं। मैं एंटीरियर सेगमेंट और लेंस प्रत्यारोपण का काम मैं स्वयं करता हूँ। लेसिक लेज़र की सुविधा उपलब्ध है। लेसिक लेज़र की जो बेस्ट मशीन अवेलेबल हो सकती है वो अवेलेबल है। और कॉर्निया के लिए लेसिक लेज़र के अलावा कॉर्निया प्रत्यारोपण, जिसको नेत्र ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है, उसकी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। और रेटिना के जटिल से जटिल ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके लिए पहले मरीजों को बाहर जाना पड़ता था। तो एक छत के नीचे सभी स्पेशलिस्ट का मिलना, ये एक अपने आप में अनूठी सेवा का एक केंद्र है जो कि लोगों के लिए समर्पित है। ठीक है डॉक्टर बिंद्रा, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे कि ऑपरेशन के बाद क्या सावधानियां मरीजों को रखनी चाहिए, और मोतियाबिंद के बारे में आप आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो कि 40-50 साल की उम्र के बाद प्रायः लोगों में थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है। एक नियमित रूप से थोड़े थोड़े अंतराल के बाद आँखों का परीक्षण कराते रहें। अगर रात को गाड़ी चलाने में रोशनी फैलती है या देखने में परेशानी है, तो ये मान के चलें मोतियाबिंद की शुरुआत हो सकती है। उस अवस्था में मोतियाबिंद जैसे ही डिटेक्ट होता है, नाइट ड्राइविंग को कम करें या बंद करें। और मोतियाबिंद का ऑपरेशन आज की तारीख में इतनी उन्नत मशीनें और टेक्नोलॉजी उपलब्ध है कि बिना टाँके का ऑपरेशन होता है। मरीज चल के आता है, चल के जाता है, और कोई ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं, कोई लंबे समय तक बिस्तर पे रुकने की ज़रूरत नहीं। और फेको और लेज़र सिस्टम की सहूलियत से आई के कई बीमारियों का इलाज काफ़ी सुगम और सरल हो गया है। और मोतियाबिंद का ऑपरेशन पहले वो बात नहीं थी कि 1.5 से 2 महीने तक मरीज बिस्तर पे लेटा रहता था। अब बहुत सहज और बड़े अच्छे तरीक़ों और बहुत अच्छे परिणाम के साथ मिलता है। रही सवाल इस बात का कि क्या सावधानी रखना चाहिए, मात्र 10 दिन की सावधानी है। 10 दिन बाद चश्मे का नया नंबर दे दिया जाता है। सावधानी में कुछ खास नहीं, आप चल फिर सकते हैं, पूरा भोजन कर सकते हैं,
बस आँख को छूना नहीं है, समय पे दवा डालना है, डार्क गॉगल लगाना रहता है। और कई बार तो हम 10 दिन का भी वेट नहीं करते, जो पेशेंट नहीं रुक सकते उन्हें जल्दी भी नंबर दे सकते हैं, पर नंबर 10 दिन बाद दिया जाता है ताकि नंबर में परिवर्तन ना आए। दूसरा, पेशेंट को आँख के इन्फेक्शन से बचाना सबसे बड़ी सावधानी होता है। गंदे हाथ ना लगाएं, आँखों को छुए नहीं, जो भी दवा डाले उसको आँख को सैनिटाइज़र से सैनिटाइज करें, उसके बाद आँख में दवा डालें। ये सब सावधानी रखेंगे तो आपको 100% इसमें सफलता मिलेगी और आप आँखों का एक अच्छा उपयोग कर सकते हैं। जो बाहरी दुनिया जिससे आप जुड़ना चाहते हैं, पूरी तरह से जुड़े रह सकते हैं। ठीक है डॉक्टर बिंद्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। यकीनन इससे दर्शकों का काफ़ी फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, नमस्कार। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।